नमस्कार। अंदर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीत दीक्षित। अंदर की बात में करेंगे सियासत के पर्दे के पीछे की राजनीति को लेकर। राजनीति में कुछ किस्से ऐसे होते हैं जिनकी चर्चाएं बाजार में नहीं आ पाती, लेकिन सूबे में बहुत चर्चाएं बनी रहती हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। अब तो चलिए शुरू करते हैं अंदर की बात। अंदर की बात में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में हुए दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की। उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला बराबरी का रहा। दोनों ने एक एक सीट जीती, लेकिन पिछले 10 साल में हुए उपचुनाव के नतीजों को देखें तो बीजेपी का पलड़ा कांग्रेस से भारी रहा है। 2014 से लेकर 2024 तक मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा के कुल 53 उपचुनाव हुए। इनमें से बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट 62% तो कांग्रेस की जीत का स्ट्राइक रेट 38% रहा है। इन 10 सालों में कांग्रेस छोड़कर 30 विधायक बीजेपी में शामिल हुए। उनकी जीत का स्ट्राइक रेट भी 70% रहा। एक्सपर्ट कहते हैं कि उपचुनाव का ट्रेंड रहा है कि जिस पार्टी की सरकार होती है उसी की जीत होती है। हालांकि कुछ सीटों पर अपवाद भी है। इसकी वजह यह है कि उस क्षेत्र के मतदाताओं ने पार्टी की बजाय प्रत्याशियों को देखकर वोट किया। विजयपुर में ऐसा ही दिखाई दिया। इससे पहले भी 2020 में 28 सीटों पर हुए चुनाव में कुछ सीटों पर ये ट्रेंड दिखाई दिया था। तो आज इसी पे बात करेंगे कि आखिर अंदर की बात क्या है और ये ट्रेंड क्या है। इस पर हमारे साथ रोजमर्रा की तरह हमारे दो वरिष्ठ पत्रकार साथी अशोक शुक्ला जी और भानु चौबे जी जुड़ गए हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है। शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करूंगा। क्या है इसमें अंदर की बात? अंदर की बात अगर आप विजयपुर की बात करें और वैसे अगर बुधनी में भी आप देखें तो वो मार्जिन तो नहीं आया जीत का जो जिसकी हकदार भारतीय जनता पार्टी थी या जिसकी एक संभावना मानी जा रही थी। शिवराज का क्षेत्र लगातार शिवराज वहां से जीत रहे थे। और जैसा भी आपने भी बताया कि जो चुनाव होते हैं उसमें सरकार का जो प्रत्याशी होता है, सत्तारूढ़ दल का जो प्रत्याशी होता है उसका पलड़ा भारी होता है। लेकिन कई बार जो है अप्रत्याशित परिणाम भी आते हैं और ये हम लोग ने देखा है मध्य प्रदेश की राजनीति में। जैसा भी आप जिक्र कर रहे थे कि स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रहा है और कांग्रेस छोड़कर जो लोग बीजेपी में गए थे काफी लोग जीते थे। इमरती देवी उसमें चुनाव हारी थी। और आपको और भी उपचुनाव के बारे में बताऊं कि 2020 में जूट किशोर बागड़ी बीजेपी के विधायक थे, रैगांव से यहाँ उपचुनाव हुए थे। तो इसमें बीजेपी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था। चित्रकूट ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे उदाहरण जहाँ पे आप ये देखेंगे कि सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी को भी हार का सामना करना पड़ा। बुधनी में जो जीत का अंतर कम हुआ है उसमें ये था कि ये रमाकांत भार्गव को लेकर पार्टी के भीतर थोड़ा सा नाराजगी थी। पार्टी से भीतर मतलब जो कार्यकर्ता थे स्थानीय ये जो अपनी दावेदारी वहां पे कर रहे थे, जिनको लगता था कि उन्हें टिकट मिलेगी, लेकिन टिकट की दौड़ में पिछड़ जाने वाले लोगों ने थोड़ा सा जो है पार्टी के पक्ष में उस तरह से काम नहीं किया जिसकी जरूरत थी। इसके चलते जीत का मार्जिन जो है वहाँ कम रहा। और जो विजयपुर की बात है, विजयपुर में रामनिवास रावत जो है वो हाल में ही उसमें शामिल हुए थे और इसमें लोकसभा चुनाव के टाइम शामिल हुए थे और इसके बाद में उनको हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पे जो जातीय जनाधार था वो काफी महत्वपूर्ण था और जैसा भी आपने बताया कि पार्टी से ज्यादा व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया यहाँ पर। यहाँ चुनाव पार्टी बनाम पार्टी नहीं था, यहाँ व्यक्ति बनाम व्यक्ति था। और मुझे लगता है कि इसका फायदा जो है मुकेश मल्होत्रा को मिला क्योंकि उनका जो जातीय जनाधार था वो रामनिवास रावत की तुलना में ज्यादा बेहतर था। 70,000 के आसपास वहाँ के शहरिया समाज के जो मतदाता थे। और एक नाराजगी भी रही होगी लोगों के मन में कि किस तरीके से लोग जो है अवसरवादी हो जाते हैं और अपने निजी लाभ के लिए, हालांकि कहने जो पार्टी छोड़ के जाता है कहीं वो किसी विचारधारा की पूछ पकड़ के जाता है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि सब ये अपॉर्चुनिस्ट हैं और राजनीति में जो अवसरों को नहीं भुनाता है वो खत्म भी हो जाता है। हालांकि ये दांव उल्टा पड़ गया रामनिवास रावत का। तो विजयपुर में जो हार के कारण है वो दूसरे हैं और बुधनी में जो जीत का अंतर कम हुआ उसकी और दूसरी वजह है। और बाकी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा झटका जरूर है ये कि इतने लोग वहां लगे थे विजयपुर में चुनाव जिताने के लिए रामनिवास रावत को और उनको मंत्री भी बना दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद उनको हार का सामना करना पड़ा। जी,
चलिए अब इसी पर और बात करेंगे भानु चौबे जी से। भानु चौबे जी, जिस तरह से शुक्ला जी बता रहे हैं, इसमें और क्या अंदर की बात खास हो सकती है? देखिए, हर चुनाव अपने आप में एक उदाहरण होता है। हर चुनाव का अपना एक नजरिया होता है, परिस्थिति होती है। और विजयपुर में मैं पहले कहूँ तो जब रामनिवास रावत कांग्रेस में थे तो लगातार जीत रहे थे, 6 बार 7 बार जीते। और उनके बीजेपी में आते ही उनकी खटिया खड़ी हो गई। इसका मतलब ये है कि पार्टी का भी कोई ना कोई फैक्टर काम कर रहा है वहाँ। व्यक्ति से ज्यादा पार्टी का फैक्टर था। और अगर रामनिवास रावत ही फैक्टर होते तो शायद इस बार भी वो जीतते। और अगर ये जागरूकता मतदाता में आ रही है कि लोग मतलब के लिए पार्टी बदल लेते हैं और उसको सजा सबक सिखाया जाना चाहिए, तो मैं इसे लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत मानता हूँ, अगर ऐसा है तो। और अगर ये आगे बढ़ता है तो। और बुधनी में व्यक्ति का सवाल था। शिवराज सिंह चौहान जितने मतों से जीत रहे थे, रमाकांत भार्गव को कुल उतने मत मिले। अगर वहाँ व्यक्ति का सवाल ना होता, पार्टी का होता, तो शायद इस बार भी उनको भार्गव को अच्छी लीड मिलती, जीतते, बड़ी लीड से जीतते। लेकिन यहाँ व्यक्ति का सवाल था, वहाँ पार्टी का सवाल था। और मुझे लगता है इस बात को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। जी शुक्ला जी, लेकिन एक बात और मैं बताना चाहता हूं, खासकर दोनों ही सीटों को लेके, कि भाजपा बुधनी पर बिल्कुल बात नहीं कर रही है। विजयपुर पर जरूर अपनी टीका टिप्पणी कर रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जहां आप 1,04,000 से अधिक वोटों से जीतते हैं, वहां कांग्रेस का एक प्रत्याशी आपको 10,000 या 13,000 पर लाकर खड़ा कर देता है। और उसके बाद भी आप ये कहते हैं कि परंपरागत सीट है, हमने इसको सुरक्षित रख लिया। तो ये गलती से बच गई है, ऐसा माना जा सकता है। दूसरी बात, देखिए, आप भाजपा के साथ बड़ी चीज ये हुई है कि ये माना जाता है कि विजयपुर जो है कांग्रेस की परंपरागत सीट है। और इसी कारण जो है, जितने सहारिया आदिवासी की बात करें, जो और आदिवासी और दूसरे रावत हो चाहे मेवाती हो, इन सब ने जो है कांग्रेस का साथ दिया और अभी तक देते भी आए थे। लेकिन इसके पीछे एक जो जानकारी मेरे को निकल रही, हो सकता है आपके पास भी ये जानकारी होगी, कि ठीक वोटिंग के 2 दिन पहले जो आगजनी की घटनाएं हुई थी और जो आदिवासियों के साथ मारपीट हुई थी, उसके बाद से माहौल बदल गया। और जिस को वहाँ की जनता ने अपना विधायक चुना या अपना मुखिया चुना, वो बहुत लो प्रोफाइल और लो मतलब ज़मीनी नेता माना जाता है। सरपंच से जिसके जीवन की शुरुआत हुई थी, और पहले वो भाजपा में थे, भाजपा के बाद बागी हुए, निर्दलीय लड़े, फिर उसके बाद कांग्रेस में दिग्विजय सिंह उनको लेके आ गए और देखिए जीत हो गई। ये बात अलग है कि रामनिवास रावत को लाने का श्रेय नरेंद्र सिंह तोमर का था, लेकिन जो मुकेश मल्होत्रा हैं, वो जब भाजपा में आए थे तब भी नरेंद्र सिंह तोमर ही लेकर आए थे। लेकिन ये जीत अगर देखा जाए तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस की टीम की जीत थी? और अगर बुधनी की हार है तो उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, दोनों जगह जो है मतदाता महत्वपूर्ण है। बुधनी में भी मतदाताओं का फैसला है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रमाकांत भार्गव हैं, वो 13,000 के आसपास जो है उनसे जीत का अंतर होता है। और राजकुमार पटेल तो वहाँ पे काफी लंबे समय से लड़ रहे थे, लेकिन वो उनको चुनाव में कामयाबी नहीं मिल रही थी। ठीक इस बार वो जीत का अंतर कम करने में कामयाब हुए। और यही स्थिति आपकी बुधनी में भी, या क्षमा कीजिएगा, विजयपुर में भी आपकी यही स्थिति है। जैसा कि आपने खुद भी कहा कि वहाँ पे जो 2 दिन पहले आदिवासियों के साथ में कुछ मारपीट हुई थी, गोली वोली चली थी, जिससे कुछ लोग घायल भी हुए थे, तो उसको लेकर भी जनाक्रोश हो गया था, मेरा मानना है। अभी तो मैं जो हमारे आदरणीय वरिष्ठ साथी हैं चौबे जी की बात पे मैं आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने अपने उससे कहा कि दोनों जगह देखिए, अगर यहाँ पे पार्टी मजबूत थी विजयपुर में, और ये माना जाए कि पार्टी की जीत हुई, प्रत्याशी यहाँ पे गौड़ था, तो मैं चौबे जी से क्षमा याचना के साथ में एक बात ये कहूंगा कि फिर बुधनी में तो बीजेपी काफी मजबूत थी, फिर वहां पे प्रत्याशी क्यों इतने कम अंतर से जो है चुनाव जीतता है। तो दोनों जगह की परिस्थितियां थोड़ा सा फर्क है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि मतदाता क्या सोचता है। और मुझे ऐसा लगता है कि विजयपुर में केवल जातीय समीकरण नहीं थे। और जो आप कांग्रेस की जिस टीम की बात कर रहे हैं, देखिए कांग्रेस की टीम में तो अभी हाल में जिस तरह से वो कार्यकारिणी घोषित हुई, फिर एक बैठक हुई, कांग्रेस में किस तरह की अंतर्कलह है, किस तरह से बड़े नेता भी वहां नदारत रहे, तो कुल मिलाकर जनता ने सबक दिखाया है विजयपुर में। और
विदिशा में जो कुछ हुआ है वो थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक है। जहाँ पे आप इतने बड़े अंतर से चुनाव जीतते थे और अभी भी वहां से शिवराज जो है सांसद रहे उस क्षेत्र से, और कृषि मंत्री हैं वो भी लगातार वहां पे कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। लाडली बहना जैसी योजनाएं भी जो हैं जिनका खूब बढ़ चढ़ कर भी वहां प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन इसके बावजूद आपका जीत का अंतर कम हो जाता है। तो ये ठीक है कि अभी मध्य प्रदेश की राजनीति में किसी एक सीट के हारने से, एक सीट के जीतने से ना तो कांग्रेस की हैसियत में, राजनीतिक हैसियत में कोई इजाफा हो जाएगा और ना ही भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता कहीं जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन ये दोनों के लिए, मतलब अगर ये माना जाए कि विजयपुर की जो जीत है वो थोड़ा सा बूस्टर है जीतू पटवारी और उनकी टीम के लिए, क्योंकि यहाँ यही टीम लगी हुई थी। तो दूसरी तरफ आपके जो रास्ता बुधनी है, तो बुधनी में जो थोड़ा सा एक झटका लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देगी। और दोनों जगह मतदाताओं ने ही जो है एक फैसला दिया है। एक जगह के फैसला जो है वो कहीं सत्तारूढ़ पार्टी के लिए जो है नुकसानदेह साबित हुआ है, और दूसरा जो है निराशाजनक है। तो ये देखकर बीजेपी के लिए थोड़ा सा ये झटका है। जी चौबे जी, सबसे बड़ी बात है कि ये बात तो बहुत मुफीद बात भी कही, लेकिन ये जो है बुधनी का आप ऐसा माना जा रहा है और ऐसा सियासी पारा भी ये कहता है, सियासी पंडित भी ये कहते हैं कि रमाकांत भार्गव को लेकर वहाँ कोई बहुत ज़्यादा प्रसन्नता नहीं थी। बगावत हमने भी देखी, आपने भी देखी, लेकिन राजकुमार पटेल ने जिस तरह से फाइट दी, अलग बात है कि चुनाव जो होता है जीत हार का ही होता है, जीता तो जीता और हारा तो हारा, लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर हम चिंतन मंथन करते हैं और आप और हम खबर नवीस हैं, तो इस चिंतन मंथन के तहत अगर ये बात करते हैं तो अंदर की बात तो यही निकल के आती ना कि भाजपा वहाँ जीत कर भी हार गई है। देखिए, बगावत कांग्रेस में भी थी, आपने और हमने देखा था कि राजकुमार पटेल के नाम को लेकर कितनी खींचतान मची हुई थी कांग्रेस में, और किस तरह अरुण यादव की राय को दरकिनार करने की कोशिश हो रही थी, और किस तरह सज्जन सिंह वर्मा अपनी राय थोपने की कोशिश कर रहे थे। जीत और हार अपनी जगह है, लेकिन अगर उसमें मीनिंग देख रहे हैं तो राजकुमार पटेल की जीत है और बगावत के ऊपर जीत है, क्योंकि वो पार्टी में गुटबंदी से ऊपर उठ के इतने आगे आए। रमाकांत भार्गव की लीड नाम की रहने दी उन्होंने। मैंने जैसा कहा कि शिवराज जी जितने वोट से जीतते थे उतने वोट तो रमाकांत भार्गव को कुल मिले हैं, और इसलिए अगर देखा जाए तो इस बार बुधनी में कांग्रेस ज्यादा मजबूत रही, और तमाम मतभेदों के बाद भी राजकुमार पटेल की ये स्थिति बनी है। इसे पार्टी के अंदर अपनी जीत के संगठन के तौर पे जीत की तरह देखा जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। और विजयपुर में तो जैसा शुक्ल जी भी कह रहे हैं और जैसी बातें आई भी हैं सामने, रामनिवास रावत को अगर सबक मिला है और अगर ये बात सच है कि ये सबक है, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है और आगे ये काम आएगा भविष्य में। और हाँ, आदिवासियों का अगर सहानुभूति की बात थी कुछ घटनाओं को लेकर, तो ये सहानुभूति आपको वहाँ झारखंड में भी दिखाई दी है, या सोरेन की गिरफ्तारी और उसको सताए जाने को लेके जो आदिवासियों में सिंपैथी, सहानुभूति की लहर चली। मैं मानता हूँ कि वहाँ आदिवासियों ने बीजेपी को किनारा कर दिया। तो ये बात तो सच है कि एक बड़े वोट बैंक खास करके जो आदिवासी हैं, जनजाति हैं, और अब इस दौर में मैं कह सकता हूँ कि अनुसूचित जातियों के जो वोट बैंक हैं, उनको नजरअंदाज करना या नाराज करना पार्टियों को महंगा पड़ सकता है। और यहाँ लाडली बहना योजना काम नहीं आई, यहाँ और भी कोई स्कीम काम नहीं आई, जैसा महाराष्ट्र में लाडली बहना और झारखंड में मैया योजना के बारे में आया, लेकिन विजयपुर और बुधनी में उसका कोई असर दिखाई नहीं दिया। एक अंतिम टिप्पणी इसी खबर पर लूंगा आप शुक्ला जी आपकी, चूंकि जिस तरह से बात कही, लेकिन मेरी बात का अभी भी एक समाधान मूलक उत्तर नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मैं एक कोशिश करता हूं कि जिस तरह से मैंने कहा कि ये भाजपा की जीत कर भी हार है और कांग्रेस की हार कर भी जीत है, क्योंकि देखिए आप दिग्विजय सिंह लगातार लंबे समय तक वहां डटे रहे, जीतू पटवारी विजयपुर के मुकाबले बुधनी में थोड़ा कम समय दे पाए, बाकी कद्दावर नेताओं की आपको स्थिति पता है कि वो ना विजयपुर पहुंच पाए और ना ही जो है वो बुधनी पहुंच पाए। लेकिन अगर अंदर की बात में करेंगे तो इस गुणा भाग को आप क्या कहेंगे बुधनी को लेकर खासकर?
बुधनी में देखिए, बुधनी में जो कुछ था वो पार्टी के भीतर जो एक नाराजगी थी, भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो एक नाराजगी थी, और राजकुमार पटेल वहां पे देखिए, वहां भी जातीय समीकरण काफी काम कर रहा था। वहां पे किरार मतदाता काफी हैं और ओबीसी का भी एक बड़ा वोट बैंक है आपके बुधनी में, और शिवराज के साथ में वो बना हुआ था। मुझे लगता है कि रमाकांत भार्गव चूंकि जिस समाज से बिलोंग करते हैं उनके और ओबीसी के बीच में वो कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिसके चलते रमाकांत भार्गव की जीत का अंतर जो है कम हो गया। और जो विजयपुर की आप बात कर रहे हैं, तो विजयपुर में भी जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण थे। ये ठीक है कि वहाँ पे कोई बड़ी लीडरशिप जो है कांग्रेस की वहाँ सक्रिय नहीं थी और न वहाँ पे पहुंची थी। और वैसे आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस के पास में बड़ी लीडरशिप बची कौन सी है? ऐसी कौन सी लीडरशिप आपको दिखती है जिसका पूरे प्रदेश में जनाधार हो या जिसकी लोकप्रियता इस तरह से हो कि उसके नाम पर या उसके खड़े होने पर लोग वोट देते हैं? दिग्विजय सिंह को आप हम लोग 1999 से देख रहे हैं कि मतलब जब से कुमार जी की सरकार बनी है, 2003 से बनी है, उसके बाद से जो दिग्विजय सिंह को आपने कहाँ देखा? 2018 में किसके भाग से चीका टूटता था ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 2018 में जो कामयाबी मिली थी उसमें भी दिग्विजय सिंह की कोई भूमिका नहीं थी। आगे वो नर्मदा यात्रा वगैरह में रहे हैं वो, तो उस समय जो एक जो दाऊ चेहरे की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के पास में कोई दाऊ चेहरा है, कोई ऐसा चेहरा है जिसको देखकर यहाँ की पब्लिक जो है और उसके साथ खड़ी हो जाएगी। तो जो विजयपुर की है वो विशुद्ध रूप से वहाँ जो प्रत्याशी थे उनकी जीत है। और कांग्रेस के अगर जनाधार की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का जनाधार अब कहीं इस तरह का रह गया। अभी महाराष्ट्र के चुनाव आप देख लीजिए किस तरह से हुए, हरियाणा में कितनी जीत की संभावना दिख रही थी। तो तीन चीजों का जो अभाव है, और एक चीज मैं आपके माध्यम से और कहना चाहूंगा, यदि आप हार से सबक नहीं लेते हैं तो आप लगातार हारते रहते हैं। कांग्रेस के साथ में दिक्कत यही है, वो हार से कोई सबक नहीं ले रही है, इसलिए वो लगातार हार रही है। ये दीगर बात है कि अभी दो उपचुनाव में उसका प्रदर्शन चल रहा है, इतने भर में क्या मध्य प्रदेश में उसकी वापसी हो जाएगी? ठीक है। तो देखिए, अंदर की बात में हमारे दोनों एक्सपर्ट का कहना है कि कांग्रेस और भाजपा को इन दोनों ही उपचुनाव से सबक लेने की बात है। सबक लेने से सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में जिस तरह की बात की जा रही है या जिस तरह की बात हुई है कि जो बुधनी में कांग्रेस को पराजय मिली हो उस पर चिंता करना चाहिए, लेकिन भाजपा ने जिस तरह से जीत दर्ज की है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्नता की जीत नहीं है, ज़्यादा कोई खुशी की जीत नहीं, क्योंकि वहाँ कांग्रेस ने तगड़ी फाइट की है, क्योंकि लीड को बहुत कम दर पर लाके खड़ा कर दिया। तो एक तरह से वहाँ कांग्रेस ने फाइट बहुत तगड़ी की। और यहाँ तक हमारे पास जानकारी है और इतनी मुकम्मल जानकारी है कि अभी तक वहाँ पर पिछले अगर 3, 4, 5 चुनाव को उठा के देख लें तो राजकुमार पटेल को जो मत मिले हैं वो इससे पहले किसी कांग्रेस कैंडिडेट को नहीं मिले। लेकिन ये बात ठीक है। रही बात विजयपुर की, विजयपुर में विशुद्ध रूप से एक ज़मीनी कार्यकर्ता को आपने टिकट दिया और वहाँ मेहनत करी, टीम ने काम किया और टीम की सफलता मिली। और वहाँ टीम के साथ साथ जो एक मुकम्मल बात मैं आपको बताता हूँ, चूँकि ये जानकारी अंदर से ही है, मैं आपको चलते चलते देता हूँ कि नीतू सिकरवार जो मुरैना से लोकसभा के प्रत्याशी थे वो वहाँ चुनाव हार गए थे और उनको जो है विजयपुर की जिम्मेदारी दी थी। तो दो नेताओं ने, एक सतीश सिकरवार और नीतू सिकरवार ने वहाँ जिम्मेदारी निभाई और अपनी हार का बदला मुकम्मल तरीके से विजयपुर में लिया। तो टीम ने वर्क किया था। चलिए अब अंदर की बात में हम दूसरी खबर की बात करेंगे। इन दिनों भाजपा विधायक की टसल की चर्चा है। ये सत्ताधारी दल के एक विधायक इन दोनों सुर्खियों में हैं। वे एक स्थानीय मुद्दे को लेकर पुलिस और प्रशासन के सामने आ गए थे। अपनी जिद पर इस कदर अड़े थे कि कई घंटों तक उन्हें नजरबंद तक रखना पड़ा। अब इन सब के पीछे विधायक जी का असल एजेंडा क्या है, उनकी मंशा क्या है, जब और विधायक के अपने दल के नेताओं के साथ ही विरोधी भी इसी खोज में जुटे हुए हैं। विधायक विंध्य क्षेत्र के एक नवगठित जिले से आते हैं। यहाँ के कलेक्टर से लेकर एसपी तक इनसे परेशान हैं। सत्ताधारी दल के सीनियर नेता भी इनके काम के तौर तरीके से खुश नहीं बताए जा रहे हैं। इसी के चलते पिछले महीने विधायक को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय भी तलब किया गया था। आज इसी पे बात करेंगे। शुरुआत में भानु चौबे जी से करता हूं। चौबे जी, क्या मसला है और क्या है मुद्दा? ये बात के विधायक जी अगर पार्टी के से भी ऊंचे दिखाई दे रहे हैं तो ये उनकी मतदाताओं की ताकत है और ये उनका कॉन्फिडेंस जो है मतदाताओं पे टिका हुआ है। मैं समझता हूँ कि जब तक मतदाता उनके साथ, पार्टी हाईकमान या सरकार या कलेक्टर एसपी उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। और आजकल लोकप्रियता में बने रहना और इस तरह के
साहसिक कथित साहसिक काम करते रहना, दिखाना और इसकी लाउड प्रतिक्रिया जो है जोरदार दिखाई दे, ये राजनीति का ट्रेंड है। नया तो नहीं है लेकिन ट्रेंड जरूर है जो जिन दिनों चल निकला है ये। ठीक बात। शुक्ला जी, इसमें अंदर की बात क्या है? अंदर की बातें तो काफी कुछ हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मऊगंज के विधायक हैं प्रदीप पटेल जी। ये अपने करतूत कहूं तो ज्यादा ठीक बात है, ठीक बात है। ये अपनी करतूतों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। कभी ये पुलिस के सामने दंडवत होकर जो है उससे नशे के खिलाफ एक अभियान की मांग करते हैं। और अभी जो ये ताजा मामला है, एक जोरा पंचायत है, वहाँ का एक मंदिर है, महादेव का मंदिर है, वहीं जीप का भी है, एक बड़ी दीवार वहाँ पे बनी हुई थी और उसको ये अतिक्रमण मानते थे। भारतीय राजनीति में इस समय तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण चल रहा है। अभी जिसको हम लोगों ने देखा, अभी उत्तर प्रदेश से बात शुरू हुई थी, योगी जी ने कहा था कि एक रहेंगे तो बचे रहेंगे, बटोगे तो फटोगे। इस तरह की जब बातें चल रही हैं और हिंदुत्व की बात काफी चल रही है। अभी देखिए, बागेश्वर के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो भी एक सनातनी यात्रा लेकर निकल रहे हैं। तो पूरे देश में एक अलग तरह का माहौल बना है। और जो प्रदीप पटेल हैं वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी से, और अभी आज का उनका जो स्टेटमेंट है, वो पहले नजरबंद भी रहे, उनकी वजह से वहां पे सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी थी, जिसके चलते उनको नजरबंद भी किया गया था। और फिर भोपाल से जो है एक टीम भी पहुंची थी, डीजीपी की टीम भी पहुंची थी, जिसने मौके का जो है निरीक्षण किया था, अवलोकन किया था और वहाँ क्या स्थिति है उस हालात से सीएम को अवगत कराया गया था। तो विंध्य प्रदेश की राजनीति में 3-4 विधायक ऐसे हुए हैं जो सुर्खियों में रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो तो एक जनता दल के विधायक रामलखन शर्मा जी हुआ करते थे। बिल्कुल। वो गैस समस्या के खिलाफ जो है वो उन्होंने वस्त्र का त्याग कर दिया था। हाँ, मतलब वो तो सिर्फ दुशाला होकर चलते थे। जी जी, इसी तरह से हमारे नारायण त्रिपाठी रहे हैं, वो भी बीजेपी के रहे हो, तो उनका भी एक अलग एजेंडा चलता था। प्रदीप पटेल का भी एक अलग एजेंडा चलता है। विंध्य प्रदेश की राजनीति में जो सबसे बड़ा चेहरा है वो राजेंद्र शुक्ल है। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में है ही सब है, मतलब जो प्रदीप पटेल है वो भी भारतीय जनता पार्टी में है और राजेंद्र शुक्ल जी भी है। लेकिन यहाँ पे जो जातीय तनाव है जो राजनीति में जो हम लोग देखते हैं, तो उसमें लंबे समय से ब्राह्मण बनाम जो है जो पटेल चलता है, तो हर पटेल की कोशिश अब ये रहती है कि उसे उतना महत्व नहीं मिल पा। पहले एक पटेल जो थे यहाँ के अमरपाटन के विधायक थे, वो मंत्री थे। अब कोई पटेल यहाँ से विंध्य प्रदेश से कोई विधायक नहीं है। तो प्रदीप पटेल जो है वो सुर्खियों में बने रहने के लिए सब करते हैं। और अभी उन्होंने जो कुछ किया था उसके चलते वहाँ काफी तनाव की स्थिति बन गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि जिला प्रशासन और बाकी स्थानीय लोगों ने जो है कोशिश की और इसका एक जो है शांतिपूर्ण समाधान निकाल लिया गया है, वो दीवार हटा दी गई है। ये शंकर भगवान का मंदिर था और हिंदुत्व के नाम पर इस देश में अब जो खुलेआम हो रहा है, या जिस तरह अभी आपने देखा था एक यात्रा, कांवड़ यात्रा निकल रही थी, जब एक फरमान आया कि वो जितनी भी दुकानें होंगी वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं, तो बहुत कुछ इस देश में हो रहा है। ठीक है, हिंदुओं को संतुष्ट करने की एक कोशिश है, लेकिन उसके चलते कहीं सांप्रदायिक सद्भाव भी खराब हो रहा है। चाहे वो प्रदीप पटेल हो या कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि शांति बनी रहे। और फिलहाल तो वहाँ पे शांति है। अब वो छोड़ भी दिए गए हैं। छूटने के बाद वो सबसे पहले महादेव के मंदिर में पहुंचे थे और उन्होंने जो वहाँ पर पूजा पाठ की है उससे उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी एक जीत हो गई है। लेकिन पार्टी उसको कब तक बर्दाश्त करेगी? इनके और भी बहुत सारे कारनामे हैं जिसका जिक्र करना अभी इस कार्यक्रम में उचित नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए जिस तरह से विंध्य के एक भाजपा विधायक को लेकर हमारे दोनों ही वरिष्ठ साथियों ने बात कही कि वो अपनी मर्जी से चलते हैं और सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो नज़रबंदी हो चाहे कुछ। लेकिन तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्ला जी और चौबे जी आप दोनों का ही धन्यवाद। तो अंदर की बात में हमने सबसे बड़ी बात करी, एक तो कांग्रेस और भाजपा की उपचुनाव की रणनीति को लेकर, दूसरा विंध्य के भाजपा विधायक की सुर्खियों में बने रहने की टसल, और इस टसल के चलते वो लगभग एक हफ्ते तक पॉलिटिकल ड्रामा करते रहे। पॉलिटिकल ड्रामा इसलिए कहूँगा, पॉलिटिकल ड्रामा क्योंकि खुद को बंद कर लेते थे और उपद्रवी स्वभाव के होने कारण जिला प्रशासन के कई अधिकारी उनसे इस बात से बहुत परेशान थे। बावजूद इसके वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। ये अलग बात है कि जब वो टीम ने वहाँ उनकी मांग को किसी तरह पूरा कर दिया तो वो गए, पूजन पाठ किया, लेकिन इससे पार्टी की बहुत किरकिरी होती है। अंदर की बात में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।